मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 5 वादी संग किस्त नंबर 13। धवा ने चौंक कर नौजवान पोते को देखा। बहुत से सवाल अपनी हकीकत की असल होते हैं। इससे कबल अरूका की जुबान पर औरत का नाम नहीं आया था। बूढ़ी आंखें रात के अंधेरे में पोते के चेहरे के तासुरात को नहीं देख सकी, लेकिन वो इस सवाल के अकब में झांकने की कोशिश करने लगा। जवाब नहीं दिया दादा, अरूका ने धुआ को खामोश पाकर कहा। हर सवाल के पीछे एक वाकया होता है, एक दास्तान होती है। तेरे सवाल के पीछे कौन सी दास्तान है? वाह वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। सवाल के पीछे अगर कोई दास्तान होती भी है तो सवाल की हकीकत तो नहीं बदलती, सवाल का जवाब होता है। दादा, सवाल के जवाब में सवाल करना तो कोई अच्छी अलामत नहीं। बूढ़ा धुआं उठकर बैठ गया। इसने हैरत से कहा, जर्द पत्तियों की वादी में क्या अकल की खेती भी उगती है? और लोग ऐसे अनोखे सवाल करने लगते हैं जिनका जवाब मुश्किल हो जाए। रूका को दादा की इस बात पर बहुत लुत्फ आया। हंसकर बोला, तुम तस्लीम कर रहे हो दादा के? मैंने एक अकल से भरपूर सवाल किया, और क्या जरूरी नहीं कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो? बेशक मैं तुझे जवाब देता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रख, इस सवाल की वजह तुझे बतानी होगी। तुम पहले जवाब दो। लड़की और औरत में कोई फर्क नहीं, ये सिर्फ माहो साल का मामला है। जिंदगी के एक सफर के बाद लड़की औरत बन जाती है, और औरत यूँ समझ ले कि अगर इस कायनात में औरत ना होती तो जिंदगी इतनी पुरसकून होती कि हर इंसान फख्र मुसर्रत से दीवाना होता। अरूका सोच में डूब गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ दादा, सरदार की तो बहुत सी बीवियां हैं, और वो औरतों के दरमियान सरदारी भी कर रहा है, खुश भी है। इसके अलावा हम अपनी बस्ती में हैं, बेशुमार घरों में देखते हैं, हर घर में एक औरत होती है, और इस घर के लोग बुरे हाल में नजर आते हैं। मुझे लगता है तूने ज़रूर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जिससे तेरे हवास छीन लिए हैं। वो क्या चीज़ थी, मुझे इसके बारे में बता। अब तुम नाराज़ होने लगे दादा। सवाल तो सिर्फ एक सवाल होता है, इससे बहुत सी बातें मुंसलिक कर दी जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। मगर तूने ये सवाल क्यों किया है? बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि दादा से कुछ मालूमात की जाएं। मगर तुम तो मुझ पर नाराज़ होने लगे। चलो ठीक है, ना बताओ मुझे इस बारे में, लेकिन सवाल मेरे ज़हन में सवाल ही रहेगा। मैं तुझे बता चुका हूँ। ठीक है। रूका खामोश हो गया, लेकिन बूढ़ा धुआं बहुत देर तक अपनी जगह बैठा इसे देखता रहा। फिर इसने तशवीश से शाने हिलाए और बिस्तर पर दराज हो गया। अरूका ने बज़ाहिर सोने के लिए करवट बदल ली, लेकिन इसकी आंखें गुजरे वक्त को देख रही थी। मेरा नाम सागी है और मैं नगारा की बेटी हूँ। कल इसी जगह तुझे मिलना है। हम्बा यकीनन, हम्बा वैसे भी नाराज़ होगा, लेकिन वो और बात थी। ये सच था कि हम्बा को अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बार बार कह चुका था कि अगर वो ज़िंदगी देगा तो अपने दोस्त अरूका के लिए देगा, और अरूका हम्बा की मौत नहीं ज़िंदगी चाहता था। हाँ, सादगी का मामला ऐसा बेशक था कि वो सागी को हम्बा से रूशनास करा दे, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। फिर दूसरी सुबह वो अपनी किराल से बाहर निकला। सबसे पहले बूढ़ा दोनाई से मिला। दोना ने इसका दामन पकड़ते हुए कहा, सुना है तू बहुत अमीर शख्स बन गया है और तेरे पास जर्द पत्तियों के अंबार हैं। मेरे पास नहीं, बल्कि मेरे दादा के पास हैं। धुआ तो बहुत कंजूस इंसान है, क्या वो जर्द पत्तियों में से कुछ पत्तियां मुझे दे सकेगा? ये तेरे और दादा के दरमियान की बात है, और बुजुर्गों का कहना है कि दो बुजुर्गों के दरमियान नौजवान को नहीं बोलना चाहिए। उरुका ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बूढ़े दोना ने इसका दामन पीछे से पकड़ लिया। सुन, मुझे जर्द पत्तियों की अशद ज़रूरत है, और अगर तू मुझे जर्द पत्तियां देने का वादा करे तो मैं तुझे दानाई की कुछ बातें सिखा सकूंगा। दफातनी अरूका के जहन में एक ख्याल आया। बूढ़े दोना के बारे में अजीबोगरीब रवायात थी। कुछ लोगों का कहना था कि दोना बहुत दाना है और इसके पास बहुत अनोखा जादू है, लेकिन जादूगरों ने इसे हदायत कर दी है कि वो अपना जादू किसी के लिए इस्तेमाल न करे, वरना इसे नुकसानात उठाने पड़ेंगे। बहरहाल दोना को एक गोशे में ले जाकर इसने कहा, जर्द पत्तियाँ बेशक दादा के पास पहुंच चुकी हैं और अब वो उसकी मलकियत हैं, लेकिन उनमें से कुछ जर्द पत्तियाँ मैं तेरे लिए ला सकता हूँ। तो फिर देर क्यों करता है? दोना की आवाज़ में गड़गड़ाहट पैदा हो गई थी। इसका मुआवजा चाहूंगा तुझसे, रूका ने कहा, और दोना दो कदम पीछे हट गया। अब इसकी पेशानी पर नागवारी की शिकने नमूदार हो गई थी। कंजूस दादा का कंजूस पोता। भला जर्द पत्तियों का मुआवजा मेरे पास होता तो मैं कहीं से भी नहीं ना खरीद लाता। मुआवजा जर की शक्ल में तो ज़रूरी नहीं होता, तो फिर बाज़ कीमती बातें बहुत बड़ा मुआवजा होती हैं। कीमती बातें? हाँ। क्या तू समझता है कि वो कीमती बातें मैं तुझे बता सकता हूँ? हाँ, मैं ये समझता हूँ। अगर तुझे इस बात का यकीन है तो फिर आ किसी गोशे में चलकर बैठते हैं और तू मुझसे सवाल कर, लेकिन इस बात की ज़मानत क्या है कि इसके बाद तू मुझे जर्द पत्तियाँ देगा? मैं धुन का पक्का और वादे का सच्चा हूँ। दोनों एक गोशे में जाकर बैठ गए तो अरूना ने दोना से सवाल किया, दोना, औरत और लड़की में क्या फ़र्क है? दोना उछलकर खड़ा हो गया। एक लम्हे हैरत से अरूका को देखता रहा। गालिबन इसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। फिर इसने आहिस्ता से कहा, तेरा मतलब क्या है? सवाल और जवाब,
क्या इस बात का जवाब दे सकता है दोना? दोनों एक ही शय के दो नाम हैं। बस यूँ समझ ले कि लड़की वो शिकारी होती है जिसके पास डालने के लिए चारा होता है, और औरत वो शिकारी जो शिकार काबू कर चुकी होती है। अरूका ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तेरा जवाब भी दादा के जवाब से मुख्तलिफ नहीं है। क्या कहता है दादा तेरा? कुछ नहीं। तो फिर जर्द पत्तियों की क्या रही? जवाब में रूका ने अपनी जेब से 2 पत्तियां निकाली जिन्हें वो बस एहतियातन ही अपनी जेब में डाल लाया था, और दूना की आंखें खुशी से चमक उठी। पत्तियां हासिल करने के बाद इसने रूका को दुआएं देते हुए कहा, सुन, तेरी आरज़ू पूरी हो, तू बहुत कुछ हासिल करे, लेकिन उन सूबतों से गुजरना तेरी पेशानी पर तहरीर है जो मकसद के हसूल के लिए होती हैं। क्या मतलब? अरूका रुक गया तो दोनों छलांगे मारता वहां से चला गया। तब अरूका ने गर्दन झुकाई और बोला, अनोखी बातें करते हैं ये बूढ़े लोग, भी अकल से आरी हो चुके होते हैं। मगर हम्बा कहाँ है? हम्बा अपने किराल पर मौजूद नहीं था। अरूका इसकी तलाश में बहुत देर तक मारा मारा फिरता रहा। तब इसे हीरो मिला और हीरो इसे देखकर मुस्कुराया। क्यों, तेरे दांतों की गुंजाइश तेरे मुंह के धाने में कम हो गई है जो बाहर आ रहे हैं? मुझ पर गर्मी ना खाओ रुका। वाकया क्या हुआ? हीरो ने सवाल किया। कैसा वाकया? क्या तेरे हम्बा के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है? ये हम्बा तुझसे छुपता क्यों फिरता है? हम्बा मुझसे छुपता फिर रहा है, अरूका ने मुतज्जिब लहजे में कहा। तो और क्या, कितनी बार तेरे उसका आमना सामना हुआ, लेकिन इसने कहीं ना कहीं आड़ हासिल की और तेरे सामने आने से गुरेज किया। इस वक्त भी वो एक किराल में बैठा हुआ है। ये किराल जो तेरे सामने है, इसके अकब में हम्बा तुझसे पोशीदा मौजूद है। रूका की त्योरियां चढ़ गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता किराल की जाने बढ़ गया। हीरो मुस्कुराता हुआ चला गया। रूका जानता था कि जब हम्बा गुस्से के आलम में होता है तो इस तरह इसके पीछे छुपने की कोशिश करता है। हीरो के बाद दुरुस्त निकली हम्बा किराल के अकब में बड़े चबूतरे पर बैठा हुआ था, जिस पर पीपल का पुराना दरख्त साया किए हुए था। न जाने क्यों हम्बा को देखकर अरूका के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हम्बा की पूंछ इसकी जानिब थी और वो अपने आबदार चाकू से लकड़ी के टुकड़े की नोकदार छील रहा था। अरूका पुर एहतियात कदमों से चलता हम्बा के सामने जा खड़ा हुआ। हम्बा ने इसे देखा और लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर नोक की जानिब से चबूतरे में पेवस्त कर दिया। ताकतवर नौजवान के गुस्से की शिद्दत का अंदाजा इससे हो जाता था कि लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह चबूतरे में दाखिल हो गया था। अरूका ने तालियां बजाई और मुस्कुराकर कहा, आइंदा जब मेला लगेगा और जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरे होंगे तो मैं दूसरे लोगों को ललकार कर कहूंगा, अगर कोई मेरे दोस्त की ताकत का मुकाबला कर सके तो सामने आए और इसका मुकाबला करके देख ले। अगर तू समझता है कि तेरी ये बातें तेरी तरफ से मेरा दिल साफ कर देंगी तो ये तेरी हिमाकत है, लेकिन मुजरिम को इसके जुर्म की सजा तो बताई ही जाती है। तुम मुझसे बेकार बातें ना कर, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम मुझसे बात ना कर, पर मैं तो तुझसे बातें करूंगा। अरूका तू खुद गर्ज है। तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता। गलत। ठीक कह रहा हूँ। जो बात तू ठीक कह रहा है मैं इसे तस्लीम कर लूँगा, और जो गलत है मैं भला इसे कैसे मान लूँ? तू वादी गिरियाँ गया था? हाँ। क्यों? दादा के लिए जर्द पत्ती हासिल करने, और तू मुझे साथ ना लिया। तू जानता है हब्बा के वादी गिरियाँ के खौफनाक बगोले इंसानी ज़िंदगी के दुश्मन होते हैं, और मैं तेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा कीमती समझता हूँ, और मेरी दोस्ती को, इसे भी। फिर तूने ये क्यों ना सोचा कि अगर तुझे कोई नुकसान पहुँच जाएगा तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? मैंने सोचा था, लेकिन मैं चाहता था कि तू मेरे सामने ना मरे। देख, तेरी बातों पर मुझे गुस्सा आ रहा है, और जब तुझे मेरी बातों पर गुस्सा आता है तो मेरा एक हाथ मोड़ता है और मेरी पीठ पर एक घोंसा जमा देता है। फिर जब मैं दर्द से कराता हूँ तो तेरा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। मेरा ये हाथ तेरे लिए हाजिर है। अरूका ने अपना एक हाथ हम्बा के सामने कर दिया और हम्बा का सारा गुस्सा पानी की तरह बह गया। इसने अरूका का हाथ पकड़कर होंठों से लगाया और आहिस्ता से बोला, मैं तुझे गुस्से में नहीं मारता तो फिर तेरा गुस्सा काफूर हो जाता है, मगर मुझे तुझसे शिकायत है। नहीं हम्बा, दादा तो दूसरों से ज्यादा जर्द पत्तियों की भीख मांगता था और मुझे नागवार गुजरता था। भला मेरे जैसे तनतोष रखने वाला पोता अपने दादा को भीख मांगते हुए कैसे देख सकता था? बस मैंने तय कर लिया कि वादी गिरिया जाकर जर्द पत्तियाँ ले आऊँगा। अगर तू मुझे भी साथ ले जाता तो क्या हर्ज था? मैं तुझे बता चुका हूँ कि मेरा नजरिया क्या था। तुझे नहीं मालूम कि मुझ पर इस दौरान क्या गुजरी? हम्बा बोला, कैसे कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम? तुझे हर कीमत पर मुझे साथ रखना चाहिए था। अच्छा ये बता के वादे गिरिया का सफ़र कैसा रहा? जैसा कि लोग इसके बारे में कहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक कोई तूफ़ानी जज्बा दिल में मौजूद ना हो और ज़िंदगी बुरी ना लगने लगे, उस वक्त तक वादी गिरिया का सफ़र हिमाकत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी कम और मौत ज़्यादा होती है। मुझे इस तफसील के बारे में बता। मैं तो किस तरह बेचैन था और तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए कैरलों और दरख्तों के पीछे छुपता फिर रहा था और लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा बेकार बातें न कर, तुझसे पोशीदा रहने की वजह अब तेरे इल्म में आ चुकी है। वादी गिरियाँ खौफनाक बगोलों, जर्द रेत और चिंगाड़ते हाथियों की वादी है। वहाँ दरख्तों से मौत लिपटी रहती है,
نیلے سانپوں کی شکل میں، اور زرد پتیاں ان درختوں کے نیچے اگتی ہیں۔ رب عظیم تجھ پر رحم کرے پاگل دیوانے، پھر تو نے کیا کیا؟ بس میں نے کہا نا کہ دادا کو بھیک مانگتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وادی گریاں سے واپسی کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ کیسے؟ جب اس وادی سے نکل آتے ہیں تو موسم کی صورتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب سنہرے کھیت نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو آسمان سے اترنے والی سنہری پریاں ان پر رقصہ نظر آتی ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا حسین لگتا ہے کہ انسان کا دل وہاں سے واپس آنے کو نہ چاہے۔ کون سے کھیتوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ قدرت کھیت، جن کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور جن پر انسانی قدم شاید ہی کبھی پہنچے ہوں۔ تو ایسی انوکھی کہانیاں سنا رہا ہے کہ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہونے لگا ہے۔ میں تجھے سخت ناراض ہوں کہ تو نے مجھے پہلی بار اپنی ہم نشینی سے محروم کیا ہے۔ ہمبا میرے دوست، اب چونکہ میں وادی گریاں جا چکا ہوں اور تجھے علم ہو گیا ہے کہ میں دادا کے لیے زرد پتیوں کا انبار لے آیا ہوں، چنانچہ میری ہمت پڑ گئی ہے کہ میں دوبارہ بھی ادھر کا رخ کروں۔ لیکن میں تجھے کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ بتانے کے لیے کچھ اور بھی ہے کیا؟ ہاں، یقیناً کوئی جھوٹی کہانی جو تو نے میرے لیے گھڑی ہوگی، یہ سوچ کر کے تو مجھے بچوں کی طرح بہلائے گا۔ نہیں ہمبا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سناؤں گا، اور چونکہ وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اس لیے میں تجھ پر یقین کرتا ہوں۔ ہاں، یہ وعدہ میں نے تجھی سے کیا ہے۔ اچھا ایک بات بتا، پوچھ، عورت اور لڑکی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا وادی گریہ میں یہ سوال تجھ سے کسی نے کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہاں سے واپسی پر۔ کیا مطلب؟ ہمبا تو پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر دادا تو کچھ اور کہتا ہے۔ کیا؟ دادا کہتا ہے عورت ایک خطرناک بلا ہے، اور یہ بلا جس سے چمٹ جائے اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ جواب میں ہمبا ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، یہ تیرے دادا کی کہانی ہے۔ جھوٹ ہے نا؟ جھوٹ تو نہیں، اس لیے کہ بیچارے دھوا کو ایک عورت ہی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ مگر اس میں عورت کیا قصور تھا؟ دھوا کا خیال ہے کہ اس کے بیٹے کی موت کا باعث وہ عورت ہی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ حالانکہ دادا کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ماں کا تصور جب بھی میرے دل میں ابھرتا ہے، نہ جانے کیوں میرے اندر یہ آواز پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ چھوڑ بہت پرانی بات، تو اپنی کیا کہہ رہا ہے؟ ہمبا، دادا نے مجھے ہمیشہ عورت سے خوفزدہ کیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ جب بھی کوئی عورت میرے سامنے آتی ہے میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ ہاں، اور لوگ تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ دادا نے مجھے اس طرح ڈرا دیا ہے۔ دادا کی بات چھوڑ، تو اپنا سوال بتا۔ دادا تو بوڑھا ہو چکا ہے نا؟ اروکا نے پوچھا۔ اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ بالکل نہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دادا بچپن ہی سے بوڑھا ہے۔ اس نے ہمیشہ ہی عورت کے بارے میں غلط خیالات اپنے دل میں رکھے۔ اب تو دیکھنا، جب میں سوچتا ہوں تو مجھے اندازہ آتا ہے کہ عورت تو ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں ایک عورت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے عورت ہی کے وجود سے تو اس دنیا میں آتے ہیں، اور اگر دادا بھی تنہا ہوتا اور کوئی عورت اس کے ساتھ نہ ہوتی، تب پھر مجھے بتا وہ بیٹے کا باپ کس طرح بنتا؟ اور اگر بیٹے کے لیے وہ ایک عورت کا انتخاب نہ کرتا تو میں کہاں سے وجود میں آتا؟ دادا کی باتیں، اروکا نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا، اور ہمبا اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر بولا، مگر یہ اچانک تیرے ذہن میں عورت کیسے سوار ہو گئی؟ ہمبا، وادی گریاں سے واپسی پر مجھے عورت ملی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا نام ساگی ہے، اور وہ نگارا کی بیٹی ہے، اروکا نے کہا، اور ہمبا کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ گہری نگاہوں سے اپنے دوست کو دیکھنے لگا، پھر بولا، تو مجھے تفصیل سے داستان سنا۔ اور اروکا نے اسے ساگی کے ملنے کا پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنا دیا، لیکن ہمبا کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ساگی کیوں؟ نہیں، ویسے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ نگارا کی بیٹی ہے نا؟ ہاں۔ کیا نگارا کی سب سے بڑی بیٹی؟ اب اتنا میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ تو اس سے ملنے جائے گا؟ تو بتا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب تجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں تلاش کرنا پڑے گا۔ کیا تو میرے دل کی گہرائیوں میں نہیں رہتا؟ ساری باتیں اپنی جگہ ہے میرے دوست، لیکن اس پر تجھے فوری طور پر غور کرنا پڑے گا۔ واہ، یہ اچھی بات ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہر جگہ تجھے میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اگر میں تجھے ساگی کے بارے میں نہ بتاتا اور خود ہی فیصلہ کر لیتا تو پھر بلا وجہ درختوں اور کرالوں کے پیچھے چھپتا پھرتا، اروکا نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور ہمبا پھیکی سی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ میں تجھ سے جواب چاہتا ہوں، خاموشی نہیں۔ ارے تو عجیب ہے، میں نے کہا نا اس کا فیصلہ تجھے خود ہی کرنا ہے۔ آخر تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نگارا اپنی بیوی کے حصول کے بعد 10 سال اولاد سے محروم رہا ہے؟ ہاں، پھر اور اس نے بڑے معبد میں جا کر دیوتاؤں سے دعا مانگی تھی کہ اپنی پہلی اولاد کو وہ معبد کے حوالے کر دے گا اور اسے مقدس گدھ کے سامنے پیش کر دے گا۔ وہ اسی خانقاہ کی داسی بنے گی جہاں مقدس گدھ رہتا ہے۔ کیا تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ دیوتاؤں کے پہاڑوں پر آباد معبد ایسی داستانوں کا امین ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ اگر ساگی نگارا کی بیٹی ہے تو جب وہ اپنی عمر کا 19واں سال پورا کر لے گی تو نگارا اسے اگورا کی خدمت میں پیش کر دے گا اور پھر خانقاہ کی داسی ہوگی۔
अगर इसने ऐसा ना किया तो मुकद्दस अंगारा इस पर जादू के अताप भेजेगा, क्योंकि वादे वादे होते हैं। अरूका किसी सोच में डूब गया। फिर इसने कहा, मगर ये बात तो सागी को भी मालूम होगी। हाँ, हो सकता है वो नगारा की बेटी ना हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरूका ने कहा। और जवाब में हंबा फिर हंस पड़ा। फिर बोला, अगर तेरा दिल चाहता है कि तू उससे मिले तो फिर तुझे उससे मिलना चाहिए। मिलूँ ना इससे? हाँ, लेकिन मिलने के बाद इससे पहले सवाल यही करना कि क्या वो नगारा की पहली बेटी है। ये सवाल तो इससे कर लेना। मैं तेरे दिमाग कहाँ से आ गया? तू मेरे दरमियान में कहाँ है? तू तो मेरे सामने है, रूका ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। और हम्बा परेशानी से अपना दाहिना रुखसार खुजाने लगा। फिर बोला, गोया तेरे दिल में इश्क के जो जरासीम पैदा हुए हैं, मैं इनकी भी परवरिश करूंगा। तुझे सारी उम्र मेरी परवरिश करना होगी। इस किस बेगैरत को इनकार है, लेकिन ठीक है, लेकिन सवाल तो करना। मोहब्बत करने वालों के दरमियान रहा जा सकता नहीं है। तू मेरे साथ चलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, हम्बा ने जवाब दिया। और इसके बाद वो और रूका मटर गश्त के लिए चल पड़े। लोग जानते थे कि दोनों की जुदाई आर्जी होती है, और अगर कोई किसी से नाराज हो जाता है तो दूसरा उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक इसे मना ना ले। फिर रात की तैयारियां की गई। जो वक्त सागी ने अरूका को दिया था, उस वक्त से कुछ पहले ही अरूका और हम्बा उस जगह पहुंच गए जहां अरूका को जाना था और उससे मिलना था। अरूका अपने जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। एक बुलंद जगह से उस रास्ते को देख रहे थे जिधर से सागी को उधर आना था। फिर जब बहार के पहले झोंके की मानिंद उसकी पहली झलक नजर आई तो अरूका का दिल कनपट्टियों में धड़कने लगा। हम्बा ने भी सागी को आते देख लिया था। बोला, और बेहतर है कि मैं इस दरख्त के पीछे छुप जाऊं जो ज्यादा घना और जर्द पत्तों वाला है, वरना वो मुझे तेरे साथ देखेगी तो बददिल हो जाएगी। फिर ये हुआ कि हम्बा दरख्त पर चढ़कर पत्तों में रुपोश हो गया और अरूका धड़कते दिल के साथ सागी के करीब आने का इंतजार करने लगा। वो मुस्कुराती हुई इसके करीब पहुंच गई और मखमूर निगाहों से देखने लगी। फिर हंस पड़ी। अरूका से आज कोई बात नहीं बन पड़ी थी। सागी ने कहा, कुछ बोलेगा नहीं? कल तो तेरी जुबान बहुत तेजी से चल रही थी। कल की बात और थी, अरूका ने आहिस्ता से कहा। अरे वाह, कल की बात क्या थी? सागी आंखें चमकाकर बोली, कल 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 मेरे दिल में दूसरा ख्याल था, किसी दूसरी लड़की का। सागी ने चौंक कर कहा, क्या तू मुझे जानती है? क्यों नहीं, कल भी मैंने तुझे ही बताया था। नहीं, कल तूने कुछ नहीं बताया था। मैंने बताया था कि तेरा नाम अरूका है। मगर तू मुझे कैसे जानती है? अरूका ने हैरत से सवाल किया और सागी हंस पड़ी। फिर बोली, मैं तो तुझे बहुत दिन से जानती हूँ। तुझे तज्जुब होगा, मुझे नहीं, मगर मैंने कभी तुझे नहीं देखा। और अगर तू मुझे अपने बारे में ना बताती तो शायद मैं कभी जान ना पाता। अब जान लिया है तूने मुझे। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरूका इसकी हंसी को बेहद पसंद थी। कल भी इसने इसकी हंसी पर बहुत गौर किया था। फिर वो कहने लगा, अच्छा ये बता, मेरे बुलाने पर क्यों आया है? क्या मतलब? जब लोग ये कहते हैं ना कि मतलब क्या है, हालांकि बात साफ होती है तो उसका मतलब यही होता है। इनसे कोई जवाब नहीं बन रहा। तू बहुत चालाक है, अरूका ने कहा। ये बता, तूने मुझे क्यों बुलाया था? वाह, अच्छी बात है। जो सवाल मैंने तुझसे किया था, तूने वही सवाल दोबारा मेरे सामने दोहरा दिया। फिर जवाब कौन देगा? अरूका ने कहा। तू। बस असल में मेरे साथ एक दूसरा मामला है। क्या क्या मामला है, मुझे बता। आ यहाँ बैठते हैं, सागी ने कहा और दरख्त के नीचे बैठी जिसके ऊपर हम्बा था। अरूका को एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि हम्बा अब नहायत आसानी से इनकी गुफ्तगू सुन सकेगा। इसे शर्म से महसूस हुई, लेकिन फिर से सोचा कि बाद में भी हम्बा को एक एक बात की तफसील बतानी पड़ेगी। अच्छा है, वो खुद ही सुन ले। दोनों बैठ गए। सागी ने कहा, ये ना समझना कि मैं अपना सवाल भूल गई हूँ। बात ये हुई थी कि वो जो दादा है ना मेरा, हाँ, दुआ की बात कर रहा है। तू तो मेरे सारे खानदान को जानती है। तू ही पागल है। सुना है लड़कियों को देखकर तो अपनी आंखें पर हाथ रख लेता है। आसमानी बाप रहम करे, तुझे इन सारी बातों के बारे में कैसे मालूम हो गया? ये अभी नहीं बताऊंगी, पहले तू बता। मेरा जवाब तो तेरे पास मौजूद है। क्या मतलब? लड़कियों को देखकर मैं आंखों पर हाथ रख लेता हूँ, इसकी वजह जानती है? नहीं, मेरे दादा का कहना है कि औरत मौत का दूसरा नाम है। तू अपने दादा से तो ये नहीं पूछा कि तू कहाँ से इस दुनिया में आ गया? बस वो कहता है जो गलतियाँ हो चुकी हैं इन्हें दोहराया नहीं जाना चाहिए। तू क्या कहता है? मैं कहता हूँ वो गलतियाँ दोहरानी चाहिए, अरूका ने कहा और वो खिलखिलाकर हंसती। तो तू वो गलती दोहराने आया है? मैं तेरा मतलब नहीं समझा। समझ लेना, इत्मीनान से जल्दी क्या है? बस तू मुझे अच्छा लगा और अच्छा लगता था। मैंने सुना है कि तू वादी गिरिया गया था। हाँ, दादा लोगों से जर्द पत्नियों की भीख मांगता था। मैं इसे इसके अंबार ला कर दिए हैं। गोया तूने टारी वैगा में अपना एक मकाम पैदा कर लिया है। पता नहीं, अरूका ने जवाब दिया। अभी तो जब लोगों को ये पता चलेगा
कि वो तेरे पास आएंगे। अब तू जल पत्तियों के हवाले से टारीबेगा का दौलतमंद नौजवान बन चुका है। इस जल पत्ते तो मैं बहुत बार ला सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी हिमाकत न करना। क्यों? एक बार वादियाँ गिरियाँ पहुँचकर आने का मतलब ये नहीं होता कि बार बार वहाँ जिंदगी तकसीम होती रहेगी। तू जानता है मुकद्दस अंगारा हमेशा वादियाँ गिरिया में न जाने की मनादी करता है, और जो जाते हैं इनके बारे में वो कहता है कि वो मौत के मुतलाशी हैं और मौत किसी भी वक्त इन्हें धोखे से आ पकड़ेगी। नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, अरूका बोला और सागी फिर हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? अरूका ने किसी कदर गुस्सीले लहजे में कहा। लड़कियों के सामने लोग जरूरत से ज्यादा ही बहादुर हो जाते हैं। उस वक्त जब मैं दादा के लिए वादियाँ गिरिया गया था, उस वक्त किसी लड़की के सामने मैंने नहीं कसम खाई थी। अरूका झल्लाए हुए लहजे में बोला। जब तू गुस्से में बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी बात कर, अरूका ने कहा। अपनी बात क्या करूं? बस मैं तेरी तलाश में थी कि कहीं तू तन्हा मिल जाए, और न जाने कितने अरसे के बाद तू मुझे तन्हा मिला। फिर वो हंस पड़ी, बोली, वैसे जो बुद्धू होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। इनके सवालात ऐसे होते हैं कि हंसी आ जाए। अरे करना क्या है हमें? बस मिला करेंगे जहाँ रोज़ाना, और तू यहाँ आया करेगा। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होता है? वो आहिस्ता से बोली। अगर सागी, तो मैंने सुना है कि नगारा ने तुझे अगूरा के लिए रखा है उस वक्त जब तेरी उम्र 19 साल हो जाएगी। नगारा मेरा बाप है, लेकिन अब वो मेरा मालिक नहीं रहा। वो अपनी दूसरी बेटियों को अगूरा के पास पहुंचा दे। मैं तो वहाँ नहीं जाना चाहती। क्या तू ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं इस सिलसिले में अपने बाप से सवाल करूँगी। जो काम मैं नहीं करना चाहती वो इसकी मर्जी से क्यों करूँ? नगारा तुझे कत्ल कर देगा। अब इतना भी आसान नहीं मुझे कत्ल करना, और अगर मुझे कत्ल कर दे तो अच्छा बचाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं? हाँ तू। वो तेरा बाप है। और तो इसने सवाल किया। मैं तेरा कौन हूँ? मैं तुझे बताऊंगी कि तू मेरा कौन है, सागी ने कहा। वो बहुत बेबाक और निडर लड़की थी, और अरूका ये महसूस कर रहा था कि उसके मुकाबले में खासा कम है। चंद लम्हात वो खामोश रहा, फिर इसने कहा, लेकिन सागी, तू मेरा मतलब है, तू मुझे कब से जानती है और चाहती है? लो, जानने की बात अलग है, चाहने की बात तूने कर दी। मैं तो तुझे नहीं चाहती। नहीं चाहती? अरूका एकदम गुस्सा गया, और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा ये बता, अगर मैं ये कह दूं कि मैं तुझे चाहती हूँ तो तू क्या करेगा? पता नहीं, अरूका ने बेबसी से कहा। वो दरख्त की जानिब देखा, लेकिन जाहिर है इस वक्त वो हम्बा से इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता था। इसने बेबसी से सागी की तो देखा, फिर बोला, सागी, तुझे खुद मालूम है, दादा के कहने पर मैंने आज तक किसी लड़की की जानिब निगाहें भरकर नहीं देखा, और ना ही इस बारे में सोचा। मैंने तो हमेशा ये सोचा था कि दादा की हदायत पर अमल करूँगा और लड़कियों औरतों से दूर भागता रहूँगा। और जब तू इस तरह मेरे करीब आ गई तो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर तू मुझे थोड़ा सा वक्त देगी तो मैं तुझे बता दूंगा। बड़ा ही बुद्धू है तू। दादा की बात पर तो इस तरह बूढ़ा हो जाता तो और क्या करता। ठीक है, तू मुझे बताना कि जब तेरे दिल में ये एहसास जागे कि तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर क्या करेगा? कल बता दूंगा। और सुन, कल इस वक्त ना आना, बल्कि जब चांद निकला तब आना। रोज़ ही एक वक्त पर आऊँगी तो वह सोचेगा कि पता नहीं मैं क्यों इस वक्त जाती हूँ। ठीक है, यहीं इसी जगह? रूका ने सवाल किया। हाँ, इसी जगह, क्योंकि यहाँ मैंने पहली बार तुझसे बात की है, सागी ने जवाब दिया। फिर बोली, अब हमें चलना चाहिए। इतनी जल्दी? रूका बेकरारी से बोला। ज़रूरी है, सागी उदासी से बोली। क्यों ज़रूरी है? रूका ने कहा, और सागी इस मासूम सवाल पर मुस्कुरा दी। इसलिए कि मैं तेरी मलकियत नहीं हूँ। कल मैं ज़्यादा देर तक तेरे पास बैठूंगी, कोई ऐसा बहाना करके आऊँगी कि ज़्यादा देर तक रुक सकूँ। थोड़ी देर और रुक जा सागी, रूका ने रड़सती आवाज़ में कहा, और सागी मुस्कुराने लगी।